स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे सामने नीतू जैन जो उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे सामने सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और हमारे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर सुषमा ओझा, जिन्होंने हमको एक्यूप्रेशर में इंट्रोड्यूस किया, पहली शिक्षा दिया, हम उनके प्रति भी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम संकल्पित हैं और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में
सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, वो आज की फैकल्टी हैं, उनका पुनः स्वागत। और वो परीक्षण एक का जो अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, ये सेमेस्टर 4 का है और परीक्षण भाग 1 का अंतिम चैप्टर है, उस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो ओवर टू सुधा पाठक जी, मैं शेयर कर दे रहा हूं। सर्वप्रथम अरविंद सर को मेरा प्रणाम और अपने सभी साथियों को नमस्कार करते हुए मैं आज की क्लास का कुछ शुरू करती हूँ। कुछ चर्चा करती हूँ डिफिशियंसी डिजीज के ऊपर। साथियों, जन्म होने के साथ साथ किसी भी ह्यूमन बीइंग में शरीर तो मिलता है, पर सही ढंग से ग्रोथ के लिए शरीर के सभी तरह से सभी न्यूट्रिएंट्स का शरीर में मिलना, लगातार मिलते रहना यह अत्यंत आवश्यक है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ का जिससे कि शरीर में कमी हो सकती है, उसकी डिफिशियंसी होने से शरीर बीमार है। शेयर नहीं हो रहा, जरा एक सेकंड में। इसमें क्यों नहीं हो रहा? इससे करिए। हुआ? शेयर हो रहा है? यस सर। ठीक, यस, शुरू करिए। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था कि किसी भी मानव के शरीर में जन्म के साथ साथ लेने के साथ ही सही ढंग से ग्रोथ करने के लिए शरीर में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स का होना अत्यंत ही आवश्यक है। शरीर में जरूरी पोषक तत्व या विटामिन, खनिज, लवणों की कमी से होने वाली बीमारी को डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। अथवा हम ये कह सकते हैं कि वे रोग जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शरीर में आवश्यक पोषक पदार्थ की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, वे डिफिशियंसी डिजीज कहलाते हैं। जैसे कुपोषण। कुपोषण पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारी है। कुपोषण की वजह से मांसपेशी में खराब ग्रोथ दिखता है। वैसे ही कैल्शियम की कमी की वजह से किडनी फेलियर होना, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होना। अब हम कह सकते हैं कि एक संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सही क्वांटिटी में हो। यही बैलेंस डाइट कहलाता है। जब कभी भी इसमें किसी भी एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, ऐसी अवस्था में उत्पन्न होने वाली डिजीज को ही डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। मनुष्य में जो रोग किसी तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होता है, वे अक्सर चिकित्सक की अज्ञानता के कारण चिरकालीन रोग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे रोगियों में उनकी शिकायतों पर आधारित इलाज चलता है। मतलब जिस तरह से वो अपना सिम्टम बताते हैं, रोग के बारे में बताते हैं चिकित्सक को, उसके आधार पर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ समय के लिए तो उन्हें आराम मिलता है, लेकिन चूंकि वो रूट पर नहीं काम हो पाता है, इसलिए इलाज बंद होने के बाद वे शिकायतें पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। तत्वों की कमी को जनरली हम 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है एक्सोजेनस, अर्थात वे तत्व जो बाहर से लिए जाते हैं, जैसे भोजन के तत्व, आवश्यक एमिनो एसिड्स, खनिज लवण, फैटी एसिड्स। और दूसरा है एंडोजेनस, वे तत्व जो शरीर स्वयं संश्लेषित करता है, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स और कुछ मात्रा में कुछ विटामिन्स। साधारणतया एंडोजेनस तत्व का संश्लेषण भी बाहर से लिए गए तत्व पर ही निर्भर करता है। अतः बुनियादी तौर पर समस्त डिफिशियंसी डिजीज एक ही वर्ग की होती है।
इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे भोजन में प्रोटीन की कमी, जो कि हमारे ये में एंडोजेनस तत्व में आते हैं, उसकी कमी से अगर किसी को रोग होता है, किसी भी मानव को, तो ऐसे में एंजाइम या हार्मोन्स जो एंडोजेनस है, उसमें उसके संश्लेषण में भी कमी आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डिफिशियंसी डिजीज किन कारणों से होता है। भोजन लेने में अनियमितता। भोजन संतुलित है, किंतु किन्हीं कारणों से रोगी में भोजन न लेने की टेंडेंसी आ जाती है, या ऐसे भोजन लेने से रोगी डरता है जिससे कि उसके शरीर में मौजूदा शिकायत बढ़ जाती है, जैसे भूख न लगना, स्वाद का न होना, लॉस ऑफ एपेटाइट या एनोरेक्सिया। यह स्थिति कुछ समय के लिए अकारण हो सकती है, अन्यथा किसी बड़े रोग के उद्भव का अलार्म है, जैसे आमाशय का कैंसर या कैंसर ऑफ स्टमक एवं दिमागी उलझन, साइकोजेनिक फैक्टर, एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरा है लगातार रह रह कर उल्टी होना, पेरिस्टेंट वोमिटिंग। उल्टी का कारण साधारण से असाधारण तक हो सकता है। साधारण गैस्ट्राइटिस से असाधारण यूरेमिया। यूरेमिया एक खतरनाक स्थिति है जो जब किसी का किडनी सही ढंग से फिल्टर नहीं कर पाता है, ऐसे स्थिति में होता है। तीसरा है नापसंद भोजन। चौथा है शराब सेवन, क्रॉनिक अल्कोहलिक। शराब ऊर्जा तो जरूर देती है कुछ टाइम के लिए, किंतु इसमें भोजन का तत्व नहीं होने की वजह से ये भी डिफिशियंसी का कारण बनती है, अगर इसको अधिक मात्रा में कंज्यूम किया जाए। अधिक समय से संतुलित भोजन या इंट्रावेनस ट्रांसफ्यूजन, रिकमेंडेड बैलेंस डाइट या इंट्रावेनस ट्रांसफ्यूजन। उपरोक्त समस्त दशाओं में रोगी को आवश्यक तत्वों की आपूर्ति, इंडिकेट फूड सप्लाई हो सकी, अतः कुछ समय के अंतराल पर रोगी का शरीर भार नियमित रूप से गिरता जाता है और चिकित्सक को ट्यूबरकुलोसिस का शक होता है। पैथोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल परीक्षण अगर नेगेटिव भी आता है होने के बावजूद, वह टीबी का इलाज प्रारंभ कर देगा। इसके बाद भोजन का असामान्य पचना एवं पचे भोजन का असामान्य शोषण। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का न निकलना। अगर स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सही ढंग से सिक्रेशन नहीं होगा तो भोजन के पचने में, भोजन के घुलने में काफी तकलीफ होगी, जिससे कि डिफिशियंसी बॉडी में उत्पन्न हो सकती है। वसा युक्त दस्त। रोगी में कैल्शियम एवं वसा में घुलनशील विटामिन की कमी। वसा युक्त दस्त होने से उसमें कैल्शियम और फैट में घुलनशील विटामिन की कमी आ जाएगी, क्योंकि उसका पाचन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। आंत में ऊपर आए अधपचे भोजन को पचने हेतु समय न मिले। जब हम भोजन करते हैं तो एक स्टैटिक टाइम होता है भोजन के पचने का, अगर सही समय पर भोजन ना पचे तो इससे भी डिफिशियंसी डिजीज उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। हम बहुत समय एंटीबायोटिक को यूज करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में उसका बहुत हद तक साइड इफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से भी डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। पैंक्रियाटिक या बाइल डक्ट का आंशिक अवरुद्ध हो जाना। इसके बाद है भोजन तत्व का असामान्य उपयोग। लिवर सिरोसिस, विशेषकर प्रोटीन एवं विटामिन के की कमी। अगर लिवर सिरोसिस होती है तो ऐसे में प्रोटीन और विटामिन के की कमी बॉडी में हो जाती है। मैलिग्नेंसी, ट्यूबरकुलोसिस की साइलेंट दशाओं में अच्छे संतुलित भोजन के बावजूद शरीर के भार में वेट में कमी आ जाती है। इसके बाद है शरीर में तत्वों का निकलना, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी। कभी कभी सब कुछ सही नहीं रहने, बॉडी के फंक्शन सही नहीं रहने से जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के ग्रोथ में मदद करते हैं, वो अगर बॉडी से निकल आते हैं सामान्य से अधिक मात्रा में, तो वो भी डिफिशियंसी का कारण होता है। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एल्ब्यूमिनुरिया मूत्र में एल्ब्यूमिन की असामान्य मात्रा का निकल जाना होता है। डायबिटिक मेलाइटिस, ग्लूकोसूरिया या किडनी की खराबी से ये दोनों होता है। इसमें यूरिन में सही मात्रा से ज्यादा ग्लूकोज का निकल जाना होता है।
महिलाओं में अत्यधिक एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेनोरेजिया ये है, इसकी वजह से इसमें रोगी में आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे एनीमिया की शिकायत एवं लक्षण मिलते हैं। शरीर को से अधिक तत्वों की आवश्यकता, जब हमारे शरीर में नॉर्मल टाइम में तो नॉर्मल विटामिन की जरूरत होगी, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे शरीर को सामान्य से अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे महिलाओं में गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान, ठंडे वातावरण में अत्यधिक श्रम करने से, तेज ज्वर के दौरान, हाई फीवर के टाइम में कुछ ज्यादा ही न्यूट्रिएंट्स की जरूरत बॉडी को होती है, बॉडी को जल्दी हील करने के लिए। हाइपरथायरॉयडिज्म, हम जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म जब ज्यादा थायराइड ग्लैंड से ज्यादा सिक्रेशन होता है थायरॉक्सिन का, ऐसे कंडीशन को कहते हैं जिसमें कि मरीज ज्यादा हार्मोन बनता है, तो इसमें मरीज पतला हो जाता है। उद्विग्न अवस्थाएं, स्ट्रेस कंडीशन, जैसे बर्न हो जाना या फ्रैक्चर आ जाना। उपरोक्त दर्शकों में भिन्न दशा है कि रोगी के भोजन में प्रोटीन की कमी हो और रोगी में अधिकतर बच्चे का विकास कम दिखाई दे। ऐसे बच्चों में अंत अंगों का विकास भी पूर्णतया नहीं मिलता है। अतः किसी भी अंग द्वारा सामान्य कार्य न कर पाने के कारण रोगी उसी रोग के लक्षण के साथ चिकित्सक के पास आता है। जैसे बच्चे का लीवर कम उम्र में विकसित न हो और वह ज्वर, अपच एवं भूख न लगने की शिकायत लेकर आता है। चिकित्सक ज्वर का इलाज तो देगा, बच्चे का ज्वर भी उतरेगा, फिर चला आएगा। अतः जब तक रोगी को नियमित संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, उसकी डायूरेटिक दवाएं, ऐसी दवा जिसके खाने से किडनी द्वारा शरीर में अतिरिक्त नमक और पानी बाहर निकल जाए, इसमें कंट्रोल नहीं होगा और वो अंततोगत्वा मौत की तरफ भी जा सकता है। अब इसके बाद हम बारी बारी से ये जानते हैं कि हमारी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। जैसे प्रोटीन डिफिशियंसी, हमारी बॉडी प्रोटीन की मदद से ग्रोथ और मेंटेनेंस करता है, ये हम सभी जानते हैं। जहां तक प्रोटीन की मदद से मसल्स और स्किन के बनावट में मदद करता है, वहीं प्रोटीन की डिफिशियंसी से स्टन्ड ग्रोथ यानी अपने एज के अनुसार अत्यधिक छोटा होना, फेस स्वेलिंग, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर और डायरिया की शिकायत आती है। इसी प्रकार अगर प्रोटीन की कमी के साथ साथ लगातार किसी ह्यूमन बीइंग में कार्बोहाइड्रेट की कमी भी लंबे टाइम तक रहे, तो ऐसे में उसकी ग्रोथ पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। वह इंसान लीन एंड थीन रहेगा और इतना कमजोर हो जाएगा कि ह्यूमन को मूव करने में भी तकलीफ होगी। इसके बाद है कुछ मिनरल्स डिफिशियंसी को देखते हैं, जैसे कैल्शियम डिफिशियंसी। हम जानते हैं कैल्शियम हमारे शरीर में स्टोन, टीथ, हमारे शरीर के टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, मसल्स के मूवमेंट में तथा नर्वस सिस्टम को ठीक ढंग से काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर जब इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है, तब इससे मसल्स क्रैम्प तथा एब्डोमिनल हीट, एबनॉर्मल हार्ट बीट होने लगता है, धक धक की शिकायत होने लगती है। इसी तरह हम जानते हैं कि आयरन हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हमारे शरीर में हमारे शरीर का यह एक प्रकार का मिनरल है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और आरबीसी के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लंग्स तथा अदर पार्ट ऑफ बॉडी में कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन से शरीर में हीमोग्लोबिन तथा आरबीसी की कमी होती है, जिससे ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में कमी आती है, यानी पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से फटीगो, पुअर परफॉर्मेंस तथा एनीमिया नामक बीमारी होती है। एक और मिनरल है, हम सभी जानते हैं, आयोडीन। आयोडीन की जब शरीर में कमी होती है तो इससे ग्रोथ खराब होता है, साथ ही मेंटल रिटार्डेशन तथा थायराइड ग्लैंड में भी स्वेलिंग होती है। इसके बाद आता है एक अत्यंत ही इम्पोर्टेंट, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए, लेकिन उसमें भी विटामिन
के बारे में जानते हैं। सभी जानते हैं सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स में विटामिन शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि और सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है। इससे भोजन में पाए जाने वाले अत्यधिक शक्तिशाली कार्बनिक यौगिक के संग्रह के रूप में वर्णित किया जाता है। विकास, रखरखाव और प्रजनन से संबंधित विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए यह सूक्ष्म सांद्रता में आवश्यक है। अर्थात विटामिन पदार्थों का एक समूह है जो सामान्य कोशिका कार्यवृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के यकृत, लिवर, वसा युक्त ऊतक एवं मांसपेशियों में जमा होते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन की कमी से, हम बुक से देखते हैं विटामिन की कमी या डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स। विटामिन का अर्थ है वाइटल प्लस एमीन, अर्थात मनुष्य के स्वस्थ जीवन हेतु एमिनो तत्व महत्वपूर्ण है एवं इनके उपलब्ध न होने पर जीवन को अर्धविराम लग जाता है, यानी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यूं तो विटामिन कई हैं, परंतु उनमें से विटामिन बी जो स्वयं संख्या में 12 हैं, कोशिकीय मेटाबॉलिज्म में उत्प्रेरक या कोएंजाइम का कार्य करते हैं। जैसे विटामिन बी12 तथा फॉलिक एसिड कोशिकीय न्यूक्लिक एसिड जो बायो मॉलिक्यूलर हैं, जो सभी बैक्टीरिया तथा वायरस में पाए जाते हैं, तथा एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन फैक्टरों की आवश्यकता गर्भस्थ महिलाओं एवं बढ़ते बच्चों में सामान्य से अधिक होती है। इनके उपलब्ध न होने पर रोगी में विभिन्न रोगों का उद्भव हो जाता है। नई ऊतकीय कोशिकाएं सामान्य नहीं होगी, अतः कोशिकाओं के जन्म मरण में असंतुलन होकर डीजेनरेशन, एट्रोफी यानी कोशिकाओं का या टिश्यू के आकार का नहीं बढ़ना और उनका क्षय होना, या नेक्रोसिस यानी सेल्स का मरना जैसी क्रियाओं का उद्भव कर सकती है। इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी विभिन्न आकार प्रकार के एनीमिया स्तर पर पैदा होने लगते हैं, जो रोगी को वेदना युक्त श्वास डिस्पोनिया का लक्षण होता है। अब हम देखते हैं बारी बारी से हर एक विटामिन और उसकी डिफिशियंसी से होने वाले रोग के बारे में। पहला है रेटिनॉल और विटामिन ए। रेटिनॉल या विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है। इसकी डिफिशियंसी से अगर हमारे बॉडी में इसकी डिफिशियंसी होती है तो ये सारी बीमारी होती है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, पुरुष महिला में बंध्याकरण या इनफर्टिलिटी, म्यूकस मेम्ब्रेन एवं त्वचा का सूखापन, डिफेक्टिव इपिथेलाइजेशन, उदाहरण के लिए लेक्रामाइल ग्रंथि से अश्रु का सूखना या कॉर्निया का सूखना, श्वसन मार्ग में एपिथेलियम का सूखना, किडनी यूरेटर में एपिथेलियम सूखने से पथरी या रीनल कैलकुलाई का होना। इसके अलावा अस्थियों में ऑस्टियोब्लास्टिक सक्रियता कम होने के कारण अस्थि एवं दांत का कमजोर पड़ जाना, सेल डिफरेंशिएशन एवं सेल डिवीजन हेतु यह विटामिन आवश्यक है। बीटा कैरोटीन मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटी कैंसरियस गुण को प्रदान करता है। इसके बाद है कोलेस्ट्रोकैल्सिफेरॉल या विटामिन D3। यह ऑस्टियोपोरोसिस का इसके द्वारा इलाज होता है। इसकी डिफिशियंसी से बच्चों में रिकेट्स एवं बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी होती है। अब आगे आप देखते हैं टोकोफेरॉल्स या विटामिन ई। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। नसों और मांसपेशियों को काम करने में विटामिन ई से मदद मिलती है। अभी तक हम सुनते आए हैं विटामिन ई को हर एक चीज में यूज करते हैं, उसका यही कारण है। एंटीऑक्सीडेंट गुण इस विटामिन की विशेषता है, अतः इसकी कमी से कोशिका मेम्ब्रेन का रफ होना,
रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की इफिशियंसी या घटना, विटामिन ए का ऑक्सीडेशन हो जाना एवं पुरुषों में नपुंसकता आ जाना, महिलाओं में इसकी कमी होने पर उनका गर्भस्थ शिशु अविकसित रहता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेमोलाइटिक एनीमिया, हेपेटिक नेक्रोसिस, ये सारी विटामिन ई की डिफिशियंसी के कारण ये डिजीज बॉडी में उत्पन्न होते हैं। नेक्रोसिस सेल्स या टिश्यू की मृत्यु जैसे सही ढंग से रक्त का प्रवाह नहीं होने से सेल्स या टिश्यू, नेक्रोसिस वो कंडीशन होता है जिसमें सेल्स या टिश्यू की मृत्यु होने लगती है, या जब कभी हमारे बॉडी में चोट लगती है तो वहां बस जब सेल्स डैमेज हो जाते हैं और जब उनकी मृत्यु होती है तो ऐसे कंडीशन में नेक्रोसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन के या नेफ्थैलोक्विनोन या विटामिन के। इसकी वजह से हम सभी जानते हैं ब्लड क्लॉट, इसकी कमी से ब्लड क्लॉट जल्दी से नहीं हो सकता है। यह प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन स्तर से गिर जाता है, अतः कोगुलेशन टाइम सामान्य से अधिक हो जाता है। ब्लड का एक जगह एकत्र होकर जमने के समय में वह रुक नहीं पाता है। नए जन्मे शिशु में हीमोरैजिक टेंडेंसी मौजूद होती है। इसके बाद है स्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। हम सभी जानते हैं विटामिन सी हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है या इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसमें नींबू संतरा आता है, इसलिए कहा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कहीं ना कहीं हार्ट पर असर होता है। हमारे डाइट में आंवला नींबू को जरूर ऐड करना चाहिए। इसकी कमी से अब देखते हैं कि कैसी डिजीज होती हैं। इसकी कमी से रक्त केशिकाएं फ्रेजाइल होकर रक्त बहने लगती है, अतः मसूरों में स्कर्वी, दोषयुक्त दांतों का बनना एवं माइक्रोकैटिक हैपोक्रोमिक एनीमिया रोगी में आयरन का शोषण कम होता है। कोएंजाइम के रूप में या एपिनेफ्रिन या एवं नार एप्रीनेफ्रिन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से जिनका कि स्राव होता है, के फॉर्मेशन में मदद करती है, अतः रोगी में इनकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि यह हमारे हार्ट को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया, लो नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, इसकी कमी से ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स के बनने में भी कमी आती है। टिश्यू फेराइटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। थायरोसिन एवं ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट एजेंट होने का इसमें गुण है, अतः कोशिकीय ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रियाएं इसकी कमी के कारण धीमी पड़ जाती है। इसके बाद आता है थायमिन। थायमिन है विटामिन बी। यह भोजन को एनर्जी में बदलने में मेन रोल इसका होता है। यह हमारे हार्ट, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्वस्थ रखता है। इसके कारण हमारे शरीर की डिफिशियंसी से हमारे शरीर में बीमारी होने का चांस है। बेरी अर्थात निम्न बदलाव रोगी में मिलते हैं। बेरी अर्थात निम्न बदलाव रोगी में मिलते हैं, जैसे पल्पिटेशन, बात में धड़कन का बढ़ जाना, डिस्पोनिया, श्वसन में सांस लेने में कष्ट होना, कार्डियक हाइपरट्रॉफी और डायलेशन, जो कॉन्जेक्टिव कार्डियक फेल्योर की स्थिति देता है, जिसकी वजह इन सभी की वजह से हार्ट की परेशानी आती है। उसके बाद पॉलीन्यूराइटिस, दो शरीर के दोनों भागों में एक साथ और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। इसके बाद है एनोरेक्सिया, गैस्ट्रिक एटोनी विथ लो गैस्ट्रिक मोटिलिटी लीडिंग ऑफ नोजिया, फीवर एंड वोमिटिंग। इसके बाद आता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, बॉडी में एनर्जी पैदा करना
तथा एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। यह इसकी कमी से होठों पर लालिमा एवं चमक, होठों के किनारे का फटना, क्वाइलाइटिस, जीभ में दरार युक्त दर्द, ग्लोसिटाइटिस एवं जीभ में मैजेंडा रंग का हो जाना, जैसे कि जीभ में सूजन का हो जाना। त्वचा पपड़ीदार, विशेषकर कान और नाक की जो त्वचा होती है वह पपड़ीदार हो जाती है। कोरोनियल वास्कुलराइजेशन, वाटरिंग एंड बर्निंग आइज, आइज से पानी निकलना और जलन, आंख में जलन का होना। कोशिकीय प्रोटीन संश्लेषण कमजोर मिलेगा इसके होने से। यह कोशिकीय मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम की भांति कार्य करता है, अतः एच ट्रांसफर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है नियासिन और निकोटाइनिक एसिड। यह है विटामिन B3। यह खराब कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन की दर को कम करता है तथा गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है हमारे शरीर में, तथा ब्लड वेसल्स को कठोर नहीं होने देता है। इसकी डिफिशियंसी से हमारे शरीर में बीमारी होने का चांस है, पिलाग्रा, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेमेंशिया। सूर्य को एक्सपोज पार्ट की त्वचा लाल भूरी, मोटी एवं स्केली हो जाती है। जो बॉडी का वो पार्ट जो सूर्य सनलाइट में एक्सपोज होता है उसमें लाल भूरी और मोटी स्केली वहाँ की स्किन हो जाती है। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन विद डायरिया और कंस्टिपेशन इसके मुख्य गुण हैं। एल्कोहलराइडिया इन 40% केसेस, हेडेक, इंसोम्निया एंड डिप्रेशन, लॉस ऑफ बॉडी वेट, एनीमिया। अगर बहुत टाइम तक चलता रहे तो पेशेंट के कोमा में जाने का भी खतरा बढ़ रहता है। कोशिकीय मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम की भांति कार्यरत होता है तथा एच ट्रांसफर रिएक्शन नहीं हो पाता है। इसके बाद आता है पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6। यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और रिपेयरिंग एंटीबॉडीज को बनाता है और रिपेयरिंग में भी काम आता है। पायरिडॉक्सिन का उपयोग विटामिन B6 की कमी को पूरा करता है और इसकी कमी से डिजीज होते हैं। इसके जानते हैं मेटाबॉलिक रेट इसकी कमी से अच्छी नहीं हो पाती है। पायरिडॉक्सिन की कोशिका मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम के रूप में अहम भूमिका निभाता है। यह एंजाइम ट्रांसमिनेज एवं डीकार्बोलाइजेज के साथ विशेष पाचन क्रियाओं में संबंध है, अतः इसकी कमी से प्रोटीन पाचन असंतुलित हो जाता है। नवजात शिशुओं में झटके आना, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होना तथा गर्भवती महिला में नोजिया, वोमिटिंग तथा किडनी में ऑक्सलेट स्टोन का बनना इसकी कमी की वजह से होती है। इसके बाद है लाइपोइड एसिड। यह है विटामिन C और विटामिन E का एक कॉम्प्लेक्स है। यह विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यह विटामिन पाइरूवेट डिहाइड्रोजेनेशन एवं अल्फा ऑक्सुलेरेट डिहाइड्रोजेनेज क्रेब साइकिल्स एंजाइम के साथ कोएंजाइम की भांति आवश्यक है। पैंटोथेनिक एसिड, यह है विटामिन B5। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के उपयोग में मदद करता है। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस, लॉस ऑफ हेयर एंड अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, गैस्ट्राइटिस एवं एंटराइटिस विथ अल्सरेशन, पेरिफेरल नर्वस में माइलिन डिजेनरेशन होता है। पोस्टेरियर रूट गैंग्लिया में डिजेनरेशन होता है इसकी कमी से। इसके बाद आता है बायोटिन। यह भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है जिसमें B7 और BH का समेसन होता है। इसकी कमी से मेटाबॉलिज्म में भी दिक्कत आती है।
आजकल हम बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में बाल और नाखून को मजबूत बनाने में इसका यूज लगभग लगातार सुनते हैं। यह हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, एमिनो एसिड तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इसकी डिफिशियंसी से कोशिकीय मेटाबॉलिज्म में कार्बोलाइजेज एंजाइम के साथ कोएंजाइम है, अतः इसकी कमी से प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कम होती है। नवजात बच्चों में और बड़ों में एक से लक्षण आते हैं: डर्मेटाइटिस, लॉस ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड इनकोऑर्डिनेशन ऑफ इन मूवमेंट। बॉडी के किसी भी पार्ट के मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। इसके बाद आते हैं फॉलिक एसिड। इसे विटामिन B9 भी कहते हैं। यह शरीर के आरबीसी बनाने में मदद करता है। शरीर में जन्म दोष को रोकता है। जन्म के साथ जो दोष होता है उसको रोकने में यह मदद करता है। यह गर्भावस्था के पहले महीने के बाद से इंसान में हमेशा बनता है। डिफिशियंसी से शरीर में विटामिन तथा अन्य विटामिन से अलग कार्य है। यह तत्वों में एक अणु कार्बन हटाता है। CH3 में CS2 और CS3 को दो पार्ट में डिवाइड करके CS2 और H अलग अलग करता है। इसकी कमी से एरिथ्रोसाइट साइज में बड़े मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। बच्चों के ग्रोथ में भी कमी आती है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी तथा दुग्ध उत्पादन में कमी आती है। बोन मैरो में सभी भांति की कोशिकाओं की सक्रियता में भी इसकी डिफिशियंसी से कमी आती है। अब आता है साइनोकोबालामिन। यह है विटामिन B12। इसका दूसरा नाम है विटामिन B12 और इसकी कमी, यह विटामिन B12 का एक सिंथेटिक कंपाउंड है। इसका उपयोग विटामिन की कमी की भरपाई में की जाती है। इसकी डिफिशियंसी से बीमारी होती है। कोशिकीय मेटाबॉलिज्म में इसकी कोएंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्निशियल एनीमिया, म्यूकोजल एट्रोफी ऑफ स्टमक, ग्लोसिटाइटिस, स्टोमेटाइटिस और फेरेंजाइटिस, इसकी कमी से नई बन रही एरिथ्रोसाइट कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम या डिफेक्टिव हो जाती है। इसके बाद आता है आइनोसिटोल या विटामिन B8। इसकी कमी से हमारे शरीर में डिफिशियंसी डिजीज होते हैं: रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, फेल्योर ऑफ लैकेशन, लॉस ऑफ हेयर, विशेषकर अराउंड ऑफ आईज, आंख के आसपास जो हेयर होते हैं उसमें उसकी ग्रोथ में कमी आती है। अब हम देखते हैं, उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि रोगी में कई रोग विटामिन की कमी से उत्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक है कि चिकित्सक रोग का सही निदान करे। विटामिन शरीर की कमी 6 से 8 महीनों से अधिक काल में अगर होती है तो इसे हमें युद्ध स्तर पर इलाज देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तभी इसको हम संभाल सकते हैं। यह इस बात का भी द्योतक है कि स्थानीय लक्षणों पर आधारित इलाज शॉर्ट टर्म पर ही रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, वेल डन, थैंक यू सर। कोई बहुत अच्छा था। थैंक यू बहुत बढ़िया। देखिए, अलग से भी जो चीजें नहीं है उनको भी अलग से कवर किया जी ने। यही है पढ़ाने का यही जो है अर्थ है कि हम लोग अपने ज्ञान को और बढ़ाएं और उसको दूसरों को भी सौंपें। यही उसका जो मूल उद्देश्य है। देखिए, विटामिन की कमी बहुत बढ़िया बताया है कि डिफिशियंसी के पूरे संसार में अगर देखा जाएगा तो जो डिफिशियंसी और एक्सेस, हम लोग इसी पे बात करते हैं ना चाइनीज में कि डिफिशियंसी हुआ एक्सेस होगा, तो एक्सेस डिफिशियंसी के 80% होते हैं, एक्सेस के 20% केसेस होते हैं नॉर्मली। तो संसार का पूरा वो लिया गया है, उसमें डिफिशियंसी सिंड्रोम अधिक होते हैं, यानी विटामिन की कमी या वो एक्सेस वाले भी होते हैं लेकिन एक्सेस के बहुत कम होते हैं। तो विटामिन जैसे और तो है ही, प्रोटीन बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया,
फैट बताया, इसके साथ साथ और तत्व बताए और प्लस विटामिन बताया। तो इन सबको उपयोगिता ये है कि विटामिन चूंकि छोटे कम मात्रा में होते हैं, जो कम मात्रा में होते हैं उनके लिए बहुत सेंसिटिविटी होती है। जो बड़ी मात्रा में उनका परसेंटेज अगर 100 है और 10 कम है तो 10 ही % कम है, लेकिन जो 1 है अगर उसमें 0.5 हो गए तो 50% कम हो गया। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब माने जाते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि इनमें कमी हो जाएगी तो हम लोगों के पास, हम लोग त्रिपदिका में अगर पढ़े तो विटामिन का सब पूरा वो दिया हुआ है और उसके इलाज भी दिए हुए हैं, सबके इलाज दिए हुए हैं। विटामिन जैसे विटामिन जो हमारा देखिए फैट पहले वाले जो 3 है आपको है विटामिन, हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन शायद के, ये हमारे फैट सॉल्युबल है। इसलिए हम लोग फैट सॉल्युबल होने के कारण ये फैट में ही सॉल्युबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको फैट भी लेना चाहिए। तो अगर कोई ये कह रहा है कि फैट हमको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए तो वो गलत है, क्योंकि फैट केवल यही नहीं जरूरत है, बल्कि यहाँ एक तो आपको फैट सॉल्युबल है तो विटामिन ही नहीं ये एक्सेप्ट हो पाएगा, और उसी के साथ साथ ब्रेन में जो फैट का जो माइलिन शीथ है और उन सब में फैट का जहाँ यूज है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मतलब फैट भी लेना आवश्यक, उतना ही आवश्यक है जितना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आप लेना आवश्यक है। तो इसमें सबके विटामिन को पूरा वो लिया आप देखेंगे तो उसमें होगा अधिकांशतः लीवर के, भाई स्टोरेज लीवर होता है तो अधिकांशतः लीवर के वो है। विटामिन ए टो नंबर 09 5th वर्टिकल मेरिडियन और OF अपोजिट फ्लो, इस पर ट्रीटमेंट देना होगा 4, 5 से 8, 3, 6 टोन। और अब आप बताइए टो नंबर 0 पैर का, टो नंबर 0 में कौन कौन से आते हैं, हम लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं। टो नंबर 0 में और टो नंबर 9 में, टो नंबर 0 में हम लोग, टो नंबर 0 मतलब 0 में क्या आएंगे, कौन से आएंगे, कौन सा ऑर्गन आएगा, ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम लोग। टो नंबर 0 में कौन सा ऑर्गन आएगा, हम लोगों ने अभी आत्रेय पढ़ा है, तो कोई ऑर्गन होगा उसकी कोई मेरिडियन होगी। टो नंबर 9 माने लेफ्ट वाला हुआ, इसमें इस वाले में नीचे वाले पैर में टो में, तो इसमें हमारे पास 2 है ना, 2 होंगे ना, बाहर की तरफ सर एक अंदर की तरफ होगा पैर में, पेनक्रियाज, हाँ राइट में, उसमें स्प्लीन, राइट में पैनक्रिया, हाँ लेफ्ट में स्प्लीन, हाँ। बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ भी होगा लीवर, अंदर की तरफ लीवर होगा, बाहर की तरफ स्प्लीन होगा, ठीक है। और टो नंबर 9 में और टो नंबर 0 में बाहर की तरफ पैंक्रियाज, इसमें तो स्प्लीन होगी, लेफ्ट में 9 में तो स्प्लीन, मतलब अगर हम देखें और हम वैसे माने तो हम लोग मानते हैं स्प्लीन और लीवर, ठीक। अभी हम लोग पैंक्रियाज में मत जाएं, तो हम लोग मानते हैं कि बाहर हमारा स्प्लीन होगा, बाहर स्प्लीन होगा और अंदर हमारा लीवर होगा, ठीक। तो इस पर हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब सर ये जो अभी आपने समझाया है तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। टो नंबर 0 और 9, टो नंबर 0 तो ये हुआ, डॉक्टर वॉल, नहीं कोई भी डॉक्टर वाल का टो नंबर 0 तो ये होगा, डॉक्टर वाल हाँ अभी सर। तो नहीं आए, अभी डॉक्टर नंबर 0 तो ये है, राइट अंगूठा पैर का, हाँ। नीचे का पैर की बात कर रहे हैं हम, पैर नहीं दिखा रहे हैं, हाथ में दिखा रहे हैं। तो हाथ मेरिडियन के नंबर 0 तौर तो पे ये है ना हुआ, सर, ये तो जो मेरिडियन जा रही है सर उसकी वजह से है ना ये तो। अभी पहले तो टो बताइए, नहीं मेरिडियन की बात ही नहीं कर रहा, अभी टो बता रहे हैं, टो माने 0 क्या हुआ, ये नंबर कौन सा है, राइट 0 सर। तो 0 यही तो पैर में भी होगा, जी तो टो नंबर 0 ये हुआ और टो नंबर 9 ये हुआ, ठीक है सर, हाँ ठीक है, हाँ, अब बिल्कुल सर। इसमें आत्रेय के हिसाब से 2 मेरिडियन आएगी, आत्रेय कह रहे हैं कि 2 मेरिडियन आएगी, तो बाहर वाले में कौन सी मेरिडियन आएगी, बाहर वाले में आएगी एक पे स्प्लीन
और अंदर में आएगी आपकी लीवर, अंदर लीवर और बाहर स्प्लीन, नहीं? Yes, sir. जी सर। ये है ना, तो बाहर स्प्लीन। अब अगर कोई ये कहे कि फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन, अभी कल बताया था इसीलिए, फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन कहाँ होगी? 9 नंबर पे, अंदर की तरफ ना, उंगली की तरफ। हाँ, अंगूठे में उंगली की तरफ होगी, पीछे उंगली की तरफ, हाँ पीछे साइड में। तो यानी के पीछे। इसमें लीवर है, इसमें लीवर है ना। यस सर। और पैर में, पैर की बात कर रहे हैं हम, टो की बात कर रहे हैं, पैर में लीवर है इसमें, और अंदर जो लीवर अपोजिट फ्लो कहा जाए तो क्या होगा? तो यानी लीवर का ट्रीटमेंट हो जाएगा ना। जी सर। कल बताया था वो बाहर आ जाएगा ना, वो ऊपर। हमारा नॉर्मल फ्लो क्या जाता है? यस, 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 9। और इसका अपोजिट फ्लो लीवर का कैसे है? लीवर कहाँ जाता है? लीवर देखिए, लीवर का नंबर कहाँ होता है? नंबर वन किधर होता है लीवर का? लीवर नीचे से ऊपर जाती है ना, ओरिजिनल लीवर की मेरिडियन, जी सर। चाइनीज मेरिडियन लीवर की कहाँ से कहाँ जाती है? बोलिए। नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाती है। अगर हम इसी को अपोजिट फ्लो कर दें तो लीवर की मेरिडियन हो जाएगी। हमारा 0 यहां से 0 1 2 3 4 9, और इसको अपोजिट फ्लो कह दें तो 0 यहां हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9। किसी वर्टिकल मेरिडियन का अपोजिट फ्लो कैसे लेंगे? हाँ सर, ऊपर से नीचे लेंगे। 0 9 को चेंज कर देंगे, जहां 0 वहां 9 हो जाएगा, जहां 9 है वहां 0 हो जाएगा। क्लियर? तो यानी अब जब इसी को मैंने कल बताया था कि ये आपको प्रोटोकॉल में आगे आएंगे। फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन, टो नंबर 9, फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो माने लीवर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नीतू जैन, पब्लिशिंग, सुधा पाठक, प्रतिमा रॉय, के तिवारी जी, रश्मि गोयल। जी। आप लोग सबको समझ में आया कि नहीं? कल बताया था इसी को, इसलिए कि ये यूज होगा। जी सर। हमारी मेरिडियन जो हम लोग आयुर्वेद में मेरिडियन जानते हैं कैसी जाती है? नीचे 0 होता है कि ऊपर 0 होता है? यहाँ पर नीचे से। नीचे 0 होता है, ऊपर ना होता है। वर्टिकल मेरिडियन में क्या होगा? अगर यहाँ देंगे तो 0 0 1 2 3 4 5 6 8 9, और अगर इसको अपोजिट फ्लो कह देंगे तो 0 यहाँ हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 8 9। और फिफ्थ वर्टिकल बोलेंगे तो फिफ्थ वर्टिकल कहाँ होता है? तो साइड में, फिफ्थ वर्टिकल साइड में होता है, फिफ्थ और सिक्स साइड में होता है। ये मानते हैं कि नहीं आप लोग? जी सर। जी सर। फिफ्थ और सिक्स साइड में होता है। तो अगर फिफ्थ और डॉक्टर वाल क्या कहते हैं, फिफ्थ सिक्स कहाँ होता है? वो बीच, वो इनकी मेरिडियन कहाँ होती है? बिल्कुल बीचों बीच, यहीं पर, जहाँ पर व्हाइट और जहाँ पर इन यांग मिलते हैं, यीन और यांग का बॉर्डर। जब हम फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन में अपोजिट फ्लो कह देंगे तो लीवर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। कहने का तरीका है, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं ना, आयुर्वेद में फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो कहेंगे तो वो हम लोग कहते हैं लीवर की मेरिडियन। क्लियर? उसी तरह बाहर वाले में हमारे पास स्प्लीन है, तो अगर हम कोई कहें कि सिक्स्थ वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, तो वो हो जाएगा स्प्लीन का ट्रीटमेंट। स्प्लीन 0 यहाँ है, 2 यहाँ है, इस तरह करके बढ़ती है, ऐसे तो बढ़ेगी ना स्प्लीन की मेरिडियन, डायरेक्शन यूं होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा आगे चल के, इसमें यूज बहुत है ना। फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, यानी लीवर का ट्रीटमेंट दिया गया है टो नंबर 0 में, टो नंबर 9 में। एक ही बात है, टो नंबर 0 में वही है, टो नंबर 9 में वही है। लीवर है, अंदर लीवर है, वहां भी है, पैर में। और 4 5 सीडेट, फिर 6 0 2 9 सीडेट, ये आपका विटामिन ए का ट्रीटमेंट है, यानी लीवर पर देना है।
क्योंकि लीवर में सिंथेसिस हो रही है, इसलिए लीवर का ट्रीटमेंट दे दिया। टो नंबर 0, टो नंबर 9 पैर में दिया, टो नंबर 0, टो नंबर 9 5th वर्टिकल मेरिडियन, अपोजिट फ्लो 4 5 सीडेट, 3 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट। अब फिर आपका एक विटामिन डी है। विटामिन डी में स्किन से लेकर के लीवर, स्किन, लीवर, सूर्य की रोशनी, स्किन, लीवर, किडनी, इन सब का यूज होता है। ठीक है, तो अब इसको जो है, इसका टो नंबर 09, 3/6, 4/5 RLVM, इस पर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो यानी, और एक देते हैं टो नंबर 3/4, एक नंबर देते हैं टो नंबर 3/4। तो टो नंबर 3/4 क्या हुआ? पैर में 3/4, यही तो हुआ, ये 3 हुआ पैर में, यूं पैर है ना, ऐसे होता, तो ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 3/4 में, 3/4 में 5th वर्टिकल मेरिडियन। अब देखिए, बताइए 5th में क्या होगा? वहां पैर में 5th वर्टिकल ये होगा। यहां पर कौन मेरिडियन है पैर में? फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन पैर में कौन हो गया? अंदर की तरफ। स्टमक होगा, स्टमक सर। स्टमक होगा ना? यस सर, स्टमक होगा। इधर एक तो लीवर के बगल में जेडी मेरिडियन, लीवर के बगल में जेडी मेरिडियन ना? यस सर। जेडी मेरिडियन के बगल में स्टमक मेरिडियन पैर में। यस सर। तो स्टमक मेरिडियन का ट्रीटमेंट हो गया। टो नंबर 3/4 में 5th वर्टिकल मेरिडियन आपका स्टमक का मेरिडियन हो गया, और उसमें जो है 2/4 सीडेट, 3/5 टोन, उसमें जल घटाया है, और आपका 3/5 मतलब फास्फोरस, और हमारे पास 3/5 क्या है? एक फास्फोरस है, एक कैल्शियम, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ना कि उसकी हड्डी की बात कर रहे हैं ना, विटामिन डी ना। तो विटामिन डी में क्या चीज हो गई है जिसकी वजह से विटामिन डी कम हो गया है? विटामिन डी की वजह से क्या चीज कम हो जाती है नॉर्मली? बताइए आप लोग। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमजोर हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस माने यही हुआ ना कि उसमें जल बढ़ जाता है, यही तो इसका अर्थ हुआ। यस सर, जल जल का परसेंटेज किसी भी बोन में 30% से अधिक नहीं होना चाहिए, यही तो है। तो अगर 30% से अधिक हो रहा है जल, तो जल घटाना पड़ेगा ना। तो इसलिए 2/4 सीडेट, 3/5 टोन, ये जेडी मेरिडियन में जब भी कभी ट्रीटमेंट होना होगा तो ये आपका ट्रीटमेंट बोन का ट्रीटमेंट है। 2/4 सीडेट, 3/5 टोन, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है। 2/4 सीडेट, 3/5 टोन प्रोटोकॉल के रूप में विटामिन डी का। क्यों? विटामिन डी की वजह से रिजल्ट क्या होता है? विटामिन डी और कैल्शियम एक साथ चलते हैं। विटामिन डी ट्रांसपोर्टर है और कैल्शियम, तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप दूध पीजिए, कहते हैं ना कि दूध पीजिए, तो कहते हैं दूध पीजिए तो उसके विटामिन डी जो है टेबलेट खाइए दूध के साथ। तो दूध में कैल्शियम भी होता है और फैट भी होता है। तो कैल्शियम और फैट, जब तक फैट सॉल्युबल है, जब तक फैट नहीं आएगा उसके साथ तब तक वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो जो दूध का फैट है उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी उसमें मानते हैं, पानी के साथ नहीं कहते। याद करिए, आप लोग किसी डॉक्टर ने नहीं कहा होगा कि पानी के साथ पीजिए विटामिन डी। विटामिन डी के साथ आपको दूध कुछ फैट लेना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए वो दूध के साथ कह देते हैं कि कैल्शियम भी दूध भी है, और कैल्शियम के साथ साथ उसमें साथ साथ दूसरा भी विटामिन वो फैट भी है। तो इसलिए उनके संयोग से ये बढ़ जाता है और वो कैल्शियम को ले जा करके और हड्डियों में व्यवस्थित करा देता है, ये उसका रोल है। तो ये 5th वर्टिकल मेरिडियन, अपोजिट फ्लो 2/4 सीडेट,
352 ये ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये कौन सा है ये नहीं विटामिन डी, देखिए जरा विटामिन डी में कौन सा है, हम लोग विटामिन डी पढ़ रहे थे ना फिफ्थ वर्टिकल 3, हाँ टो नंबर 3-4 में फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो। तो अपोजिट फ्लो में यहाँ पर आया 5 नंबर, 4 के बगल में 5 आया। हाँ ठीक है, इसमें स्टमक वही आएगा, स्टमक आएगा ना कि स्टमक आएगा, जेडी आएगा, रिंग में स्टमक आएगा। स्टमक में आएगा है? हाँ स्टमक आएगा उंगली की तरफ। फिफ्थ में स्टमक आएगा ना, तो अंगूठे के बगल वाली उंगली है 3, उसमें स्टमक ही आएगा। फिफ्थ में फाइब्रॉइड और स्किन आएगा। उसके नहीं। बाद वाली में स्किन और फाइब्राइड है जो मिडिल फिंगर है। नहीं दो उसमें आएंगे, एक नहीं आप हम लोग ऐसा है फिफ्थ में उल्टा कर रहे हैं, याद करिए तिवारी जी, ये हमारा जेडी ये हमारा उंगली नंबर 3 है जी हम लोग अब गलत कर रहे हैं। ये जो है 5वां नंबर तो ये होगा ना फिफ्थ वर्टिकल, 5वां नंबर ये होगा ना। हाँ छठवां ये तो 6वां नंबर है, 6वें नंबर में हमारा स्टमक मेरिडियन है, स्टमक में है और मेरिडियन हमारा इस जगह है, दूसरी तरफ है। हाँ, इस तरफ जो 5वां नंबर आएगा अंगूठे की तरफ जेडी है। जेडी मेरिडियन आएगा, जेडी अंगूठे की तरफ जेडी है। हाँ अंगूठे की तरफ 5वां नंबर तो इसी में आएगा ना, क्योंकि अंगूठे की 0 0 1 4 5 ऐसे आएगा ना, जी सर। स्टमक में ना होकर के, बल्कि जेडी मेरिडियन में ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं। यस ओके, यही तक ठीक था। फिर विटामिन ई, विटामिन ई में आपका जो है इसमें भी हम लोग राइट थंब में ही देते हैं 4 5 और उसमें 0 9 इलेक्शन में। फिर विटामिन के लेफ्ट आईएफ में देते हैं 5 6 एलएचएम में, और ठीक उसमें क्या करते हैं देखिए, विटामिन की क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जिम्मेदार है। आप लोग इसको त्रिपथगा में पढ़ सकते हैं कोई आराम से। लेफ्ट आईएफ क्यों देते हैं हम लोग, क्योंकि विटामिन के लेफ्ट आईएफ माने लेफ्ट आईएफ माने लीवर, लेफ्ट आईएफ माने लीवर, ठीक। तो लेफ्ट आईएफ माने लीवर, 5 6 एलएचएम उसमें ले रहे हैं हम लोग, 5 6 एलएचएम ले रहे हैं। 5 6 एलएचएम का मतलब कि वर्चुअली बोन और बोन मैरो का कंसेप्ट हुआ ना, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को संश्लेषित करने, जो सिंथेसाइज करने की क्षमता अधिक है। अब लेना क्या है, 3 4 टोन 5 6 डेट, उसमें क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग अधिक होती है। अभी बताया सुधा जी ने कि ब्लीडिंग अधिक होती है, तो ब्लीडिंग को हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, नहीं ब्लीडिंग नहीं, रक्त वो क्लॉटिंग फैक्टर करना है, यानी हमको 3 4 टोन करना पड़ेगा। क्या विटामिन के है ना, विटामिन के, हाँ 3 4 ये रक्त जो है कम हो जाता है इसमें, तो इसलिए इसको रक्त को बढ़ाना है, 3 4 टोन करना है, 5 6 डेट करना है। ये उसमें त्रिपथगा में भी लिखा हुआ है, यही चीज है। लीवर पर 3 4 टोन और 5 6 डेट करना है, ठीक है। दूसरा स्कॉर्बिक एसिड है, तो इसको हम लोग लेते हैं सर कौन सा बुक पढ़ा रहे हैं? नहीं हम किताब तो यही वाली थी, हम त्रिपथगा की थी, उस त्रिपथगा से जो है इसमें प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। अच्छा, तो त्रिपथगा, अब त्रिपथगा हमारे पास इसमें नहीं है पीडीएफ में, तो उसको हम बता रहे हैं कि इसको आप पढ़ लीजिएगा। त्रिपथगा में पेज नंबर अगर पढ़ेंगे तो 68 के आसपास मिलेगा आपको सब, ये पूरा विटामिन उनका। देखिए ये तो बताया कि डिफिशियंसी है, ट्रीटमेंट की उसमें लिखा हुआ सब ट्रीटमेंट, तो आप उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अब मेरा कहना है कि जो विटामिन कम है उसको आपको ठीक करना है। डिफिशियंसी वाला सरल है, एक्सेस वाला थोड़ा कठिन है। हालांकि बीमारियां वो कम होती हैं, लेकिन जो एक्सेस वाली होती हैं अधिकांशतः जो विटामिन की हो या आपकी
अन्य जो हमारे पास फैट वगैरह सब होती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम अधिक बढ़ जाती है, ये आप समझ लीजिएगा, उसमें समस्याएं अधिक होती हैं, क्योंकि वो ब्रेन और नर्व्स की बात करने लगते हैं। तो अभी हम लोग कैल्शियम पढ़ेंगे, फास्फोरस पढ़ेंगे, ये सब जो भी चीजें कमी होती है, इनसे ब्रेन का भी एक्सेस वाले में जहां कमी है वहां सरल है कॉम्परेटिवली, और बीमारियां अधिक इसी की होती है, डिफिशियंसी की। जो आज चैप्टर हुआ है उसमें डिफिशियंसी के है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। हम लोगों का चैप्टर ये खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी ये किताब इतनी अच्छी किताब है, ये दोनों किताबें चैप्टर ये 1 और 2, परीक्षण 1 और परीक्षण 2, दोनों बहुत किताबें, आप लोग इसको बिल्कुल उपन्यास की तरफ पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा, कि उसमें बहुत चीजें आप जान जाएंगे, नई बीमारियों के नाम जान जाएंगे, कैसे उसमें होता क्या है, कमी क्या होती है, अधिकता क्या होती है, ये आप लोग जान जाएंगे। तो वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लोगों को बताइए, आपस में इंटरेक्ट करिए, और इन के आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर हम लोग अपने ट्रीटमेंट की दिशा और दशा बदलते हैं, ये होता है, और तभी हम लोग अपनी थेरेपी को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करेंगे, और अल्टीमेटली ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन का सपना साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट के लिए हम लोग वीडियो बंद करते हैं।